नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज का सेशन इस विषय पर है कि जब से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर स्ट्राइक की है, ईरान तब जब से रिटेलिएटरी एक्शन कर रहा है, इस बीच में बहुत कुछ हुआ। ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर खो दिए, साथ ही साथ ईरान ने काफी सारे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के साथ काफी सारे लोगों की क्षति देखी है। लेकिन इस बीच में एक बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या इस पूरे युद्ध में ईरान अकेला है या उसके साथ बुरे वक्त का साथ देने का वादा कर चुके चीन और रशिया कहीं खड़े हैं, और अगर खड़े हैं तो उनका स्टैंड क्या है। इसी के साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि भारत ने क्या इस युद्ध में ईरान के खिलाफ बोलने का निर्णय कर लिया है। क्या भारत मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ रहते हुए ईरान के खिलाफ तैयार हो गया है। आइए एक एक करके सारी बातों का विश्लेषण करना शुरू करते हैं। अपडेट यह है कि आप सभी बीते कुछ दिनों से इजराइल वर्सेस ईरान होते देख रहे हैं। इजराइल लीड कर रहा है ऑन फ्रंट ऑफ अमेरिका। बताए हुए उन सभी ठिकानों पर इजराइल की तरफ से धमाके हो रहे हैं ईरान में, जहां पर इजराइल को लगता है कि उसे कहीं से चुनौती मिल सकती है। अमेरिका के कहने पर या अमेरिका के साथ होने पर ही इजराइल ने खमनेई को मार दिया। खमनेई जो कि सुप्रीम लीडर थे ईरान के, एक धर्मगुरु थे शिया मुसलमानों के। उनकी मौत के बाद दुनिया में तरह तरह के सवाल और रिएक्शंस चल रहे हैं। हमने इन सारी जानकारियों पर अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक डिटेल सेशन किया, एक नहीं दो सेशन किए, और आपको लगातार लंबे समय से अपडेट देते आ रहे हैं। इजराइल की तरफ से दिए अपडेट्स में यह है कि उन्होंने ईरान के जितने भी टॉप लीडर्स थे उन्हें एक एक करके निशाना बनाना शुरू कर रखा है। इन तमाम चीजों में तकनीकी का भरपूर उपयोग हुआ, इन तमाम चीजों में ऐसे ऐसे बॉम्ब्स का उपयोग हुआ जिनकी कल्पना नहीं थी, और अब ईरान की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन सवाल एक बड़ा खड़ा है, और वो ये कि खमनेई के ऑल वेदर फ्रेंड्स कहां हैं। ईरान के वो दोस्त जिन्हें सोचा जाता था कि वो हमेशा साथ होंगे। पुतिन जो कि लगातार लंबे समय तक इन्हें अश्योरेंस देते रहे कि हम तुम्हारे साथ हैं, कहां हैं। शी जिनपिंग जिन्होंने 25 साल का एग्रीमेंट किया था, कहां हैं। और तो और नॉर्थ कोरिया का कोई रोल है भी या नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा सैंक्शनड कंट्रीज में ये तीन ही थे। क्या इनका कोई अलायंस बना या नहीं बना। इसके साथ साथ ये सारे सवाल बड़े सवाल हैं कि क्या पुतिन अब अगला नंबर अपना होने का इंतजार कर रहे हैं। क्या दुनिया को अब इसी क्रम में, चाहे बशर अल असद गए हों, मादुरो गए हों और खमनेई गए हों, तो अमेरिका अपने एक एक करके दुश्मनों को मिटाता जा रहा है। ऐसे में अगला दुश्मन नंबर पुतिन का है क्या। शी जिनपिंग जो कि इतने ताकतवर होने का दंभ भरते हैं, क्या वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होकर भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाए कि वो ईरान के लिए कोई स्टैंड ले पाए। और इन सबसे ऊपर भारत के साथ सवाल जो दुनिया में शांति का संदेश देता है किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के या देश के सुप्रीम लीडर के चले जाने पर, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष नहीं थे अली खमनेई, वो एक धर्मगुरु थे। उन धर्मगुरु की मौत पर किसी प्रकार का कंडोलेंस मैसेज देने की स्थिति में नहीं है, या फिर भारत ने मध्यम मार्ग निकाल लिया है कि राष्ट्रपति थोड़े ही मरा है, धर्मगुरु मरा है। ऐसे में राष्ट्रपति अगर मरा होता तो हम सांत्वना देते। लेकिन सवाल वहीं की वहीं, हमने वेनेजुएला में राष्ट्रपति के ही उठा लिए जाने पर क्या रिएक्शन दिया। क्या ऐसे में भारत ने एक मूक स्वीकृति अमेरिका के कहने पर करना शुरू कर दी है। भारत के अंदर अपोजिशन सरकार से लगातार सवाल उठा रहा है कि ऐसी संप्रभुता का क्या, ऐसे देश का क्या जो दूसरे देश में किसी देश की सरकार के हेड को उठाकर हटा दिए जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। तमाम सवाल हैं, एक एक करके डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी ये कि इस बार भी इस युद्ध में एआई का यूज किया गया है। क्लॉड तकनीकी जो है, क्लॉड जो एंथ्रोपिक का एआई मॉडल है, उसका यूज हुआ। ये रिपोर्ट्स निकल कर आई, और जब ये रिपोर्ट्स निकल कर आई तो हमने आपके लिए कुछ जानकारी दोहराई, और वो ये कि जो मेरा एआई मास्टरी क्लास था जिसमें मैं एआई टूल्स यूज करना सिखा रहा हूं बिगिनर्स को, जिन्हें बहुत ही बेसिक लेवल की जानकारी ना हो, उनको लेकर के, और जहां तक यूजफुल उसे बनाया जा सके, उसमें हमने कमिट किया था कि आपको 20 से अधिक टूल्स सिखाएंगे। उनमें मैंने आपको क्लॉड से इंट्रोड्यूस कराने का कहा था, और उसी क्रोनोलॉजी में मैंने क्लॉड की प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी अपने सेशंस में शेयर की है। साथ ही साथ प्रॉपर प्रैक्टिस करा के क्लॉड को अपने जो कोर्स है एआई का उसमें मैंने सिखाया है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। और साथ ही साथ हमने इसका क्लॉड कोवर्क यूज करके अपने सेशंस में दिखाया है। अगर आप भी चाहते हैं तो जाकर उस कोर्स को ज्वाइन करें और सीखें कि अल्टीमेटली कैसे ये एआई के यूज किए जा सकते हैं। होली के अवसर पर हमने एआई मास्टरी का आपसे पूछकर
कोर्स के अंदर जो हमारा 33% डिस्काउंट है वो होली के त्योहार तक एक्सटेंड किया हुआ है। आज ही जाएं और छुट्टियों में भरपूर लाभ उठाते हुए एआई को सीखें। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। इजराइल अमेरिका कोर्स का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। साथियों, इजराइल अमेरिका और ईरान का आज तीसरा दिन चल रहा है और 30 घंटे में 2000 से ज्यादा बम गिराए जा चुके हैं। 1000 से ज्यादा इलाकों में अब तक कार्रवाई हुई है और जवाब में ईरान ने इजराइल समेत 9 देशों को निशाना बनाया है। ईरान के द्वारा लगातार यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, इजराइल, इराक, सीरिया, इन पर हमले किए गए हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जो एक्सपेक्टेड ग्राउंड पर था। एक्सपेक्टेड ग्राउंड से क्या मतलब है? पहले से कयास यही लगाया जा रहा था कि बदले की जब कार्रवाई होगी तो वो मिडिल ईस्ट के सभी देशों में जो जो अमेरिका के नजदीकी हैं उन्हें निशाना बनाया जाएगा, और वही हुआ। उन्हीं देशों को निशाना बनाया गया जो अमेरिका के सहयोगी थे। उन्हें तब भी निशाना बनाया गया जबकि उन लोगों ने अपने एयर बेसेस का इस्तेमाल नहीं होने दिया। एयरबेस के नाम पर या तो इजराइल का इस्तेमाल हुआ या पर्शियन गल्फ का, लेकिन फिर भी ईरान ने इन देशों को निशाना बनाया। इन देशों को निशाना बनाने में बहुत से देश भारत के साथ मित्र हैं, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, और भारत लगातार इनके संपर्क में है कि भाई आप लोगों के साथ जो हुए हमले हैं इसमें हमारी सांत्वना आपके साथ है। युद्ध में ईरान और इजराइल हैं, तो हम ईरान और इजराइल में से अभी इनको सांत्वना सम्मान दिए हैं। हम अभी तक ईरान के समर्थन में कोई बयान नहीं दिए। एक बड़ा सवाल है। ऐसे में तस्वीरें आती हैं ईरान के अंदर ब्लास्ट की। हम ईरान के अंदर चल रही घटनाओं पर केवल यही बोल रहे हैं कि हम नजर बनाए हुए हैं। नजर बनाए हुए हैं तो किस बात पर? ये सब तरह के सवाल हमारे देश में फिलहाल तैर रहे हैं। सऊदी अरब का जो रिफाइनरी है, उस रिफाइनरी के अंदर जो सऊदी अरामको की रिफाइनरी है उसमें भी आग की सूचना मिलकर के आई। ऐसे में पूरा मिडिल ईस्ट अब जलने की स्थिति में है। ईरान बदले लेने के लिए मिडिल ईस्ट के देशों को निशाना बना रहा है। हम और आपके लिए यह केवल एक युद्ध नहीं है, इससे आने वाले समय में विद इन 10 डेज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर दिखना शुरू हो जाएगा अगर यह युद्ध ज्यादा चल गया। अब ट्रंप को लगता है कि युद्ध 5 हफ्ते तक जा सकता है। ऐसे में अगर ये वाकई 1.5 महीने तक युद्ध खिंच गया तो बहुत ज्यादा चीजों पर गहरा असर पड़ सकता है, और उनमें सबसे ज्यादा तेल की कीमतें, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स और डोमेस्टिक यूजेस पर गहरा असर हो सकता है। खैर, इस बीच में अब सवाल यह है कि इस अस्थिरता के लिए कौन कौन किसके साथ है। इजराइल और अमेरिका के साथ में जहां एक और मिडिल ईस्ट के देश टिके हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अमेरिका के साथ में आने वालों की, तो अमेरिका के साथ में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ये देश हैं तो सही, लेकिन ये इस तरह साथ नहीं है कि नाटो कंट्री की फोर्सेस हमला कर रही हो। मोरल अपना सपोर्ट दे रहे हैं। वहीं जहां तक बात हो ईरान की, तो ईरान के बारे में समझा जा रहा था कि चीन, रूस, सीरिया साथ में आएंगे, लेकिन अभी तक किसी का कोई भी स्टेटमेंट सकारात्मक रूप से सामने तक नहीं पहुंचा है। कंडोलेंसेज आई हैं कि बड़ा दुख हुआ कि साहब मर गए। जहां सबसे पहले बात पुतिन की, पुतिन इस समय के यानी कि पिछले 2 सालों में सबसे लीस्ट परफॉर्म्ड इंटरनेशनल लीडर बनकर निकले हैं, जिन्होंने अपनी कमी कमाई पूरी वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लीडर की इज्जत को अपनी आंखों के सामने, ट्रंप के सामने गिरते हुए देखा है। ये एक ऐसे वॉर में उलझे हुए हैं, रशिया यूक्रेन के वॉर में, जिससे ये अब निकलना भी चाहे तो निकल नहीं पा रहे हैं, और इसके चलते इन्होंने अपने सबसे जो क्लोज अलाइज थे उन्हें खोते हुए देखा है। बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति इनके कारण सत्ता में टिके हुए थे, लेकिन ये यूक्रेन में उलझे हुए थे। अमेरिका ने असद को सत्ता से हटा दिया। मादुरो लंबे समय से वेनेजुएला चला रहे थे, लेकिन इनके पीछे हटते ही वेनेजुएला से उन्हें उठा लिया गया। रही बात अली खमनेई की, सेम हाल उनका भी था, क्योंकि ईरान इस रशिया यूक्रेन युद्ध में लगातार पुतिन का साथ दे रहा था। ईरान ने अपने स्तर पर तमाम वो मदद इनकी की, और विशेष रूप से तब जब अमेरिका पुतिन को टक्कर दे रहा था रशिया यूक्रेन युद्ध में। देखिए, आपको याद होगा रशिया यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को तुर्की की तरफ से ड्रोन मिले थे, और जब बायरख्तार ड्रोनों ने पुतिन पर हमला यानी कि रूस पर हमला करना शुरू किया तो रूस को पीछे हटना पड़ा। आपको याद होगा कि यूक्रेन का जो उत्तरी हिस्सा है उस पर शुरुआती 7 दिन में कब्जा होना शुरू हो गया था, लेकिन यूक्रेन ने युद्ध में वापसी की जब तुर्की की बायरख्तार ड्रोन जो फ्लीट है वो यूक्रेन पहुंची और उसने हमला किया, तो रूस को वहां से हटना पड़ा और उस क्षेत्र को वापस रिकवर करने में कामयाब हुआ। युद्ध के अंदर बीते 4 साल में ड्रोन्स के इस्तेमाल ने पूरे डायनामिक्स बदले। रूस उस समय तैयार नहीं था, उस समय उसके पास ड्रोन की तैयारी नहीं थी, वो मिसाइलों को ही सबसे बड़ी चीज समझता था।
उस समय पर ईरान इनके साथ आया कि आपको ड्रोन्स चाहिए जो सस्ते हैं, वो एक तरफा हैं, यानी कि शहीद होने की स्थिति में जाएंगे और वहीं जाकर हम खत्म हो जाएंगे। आप एक काम करिए, हमसे ड्रोन लीजिए। पुतिन को ईरान ने भर भर के अपनी तरफ से ड्रोन भेजे और इस पूरी सप्लाई में तब जाकर के रूस की वापसी हुई। इस पूरे युद्ध में रूस की वापसी में बहुत बड़ा योगदान ईरान का था, जिसने ड्रोन्स भेज करके यूक्रेन को उसी की भाषा में वो रिप्लाई दिया। इसका पूरा निर्माण का पूरा इस लाइन सेट की गई रूस के अंदर। जो ईरान के ड्रोन्स हैं वो रूस में बनने शुरू हुए। ये पूरी की पूरी मित्रता इस तरह से की जा रही थी कि कल को अगर जरूरत पड़ी तो ईरान के समर्थन में आकर पुतिन खड़े होंगे। साथियों, ईरान अपना लीडर खो चुका है, सुप्रीम लीडर जा चुके हैं, लेकिन पुतिन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। प्रतिक्रिया के नाम पर कंडोलेंसेस। और ऐसे में रशिया ईरान स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन एक बड़ा सवाल बन जाता है। सोचकर देखिए, वर्ष 2025 में ही इन्होंने आपस में डील की थी कि हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, और ऐसे साथ खड़े रहने में आप सोचकर देखिए कि ये इस गलत फहमी में जी रहे थे कि ये ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। हाल ही में ताजा ताजा इन्होंने आज से 10 दिन पहले ही $30 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार करने का लक्ष्य रखा था। $10 बिलियन से बढ़ाकर $30 बिलियन का लक्ष्य दोनों देशों ने रखा था, लेकिन इस बीच में पुतिन चुप हो जाते हैं। ऐसा ही हाल इन्होंने पहले भी किया था, बशर अल असद के केस में किया था, जब खबरें बनने लगी कि असद रेजीम को बचाने में पुतिन कुछ नहीं कर पाए। मादुरो इंतजार में केवल आसमान ही ताकते रहे कि उनको मदद मिलेगी, कोई मदद नहीं मिली। मादुरो कैप्चर होते हैं, ये कुछ नहीं कह पाते। इवन इतना ही नहीं, अमेरिका ने खुद रूस के एक जहाज को पानी में से पकड़ लिया, रूस उस पर भी कुछ नहीं कर पाए। ये सारी चीजें आंखों के सामने रूस के पावर के घटने के प्रमाण बनती है, और यही बड़ा कारण भी है कि वर्ल्ड जो पहले बाइपोलर हुआ करता था वो यूनिपोलर की तरफ शिफ्ट हुआ। भारत जैसे देशों के पीछे हमेशा रूस खड़ा रहा है जब भी कभी दो पार्टी सिस्टम बनने लगे हैं। रूस का इस तरह डिके होना, भारत जब भी, चाहे रशिया पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति रही हो या भारत की इंटरनेशनल जब भी स्थितियां रही हो, रूस हमारे साथ ऑल वेदर फ्रेंड बनकर रहा। लेकिन अब इंडिया को भी अपना स्टैंड लेने में सोचना पड़ रहा है कि जब तुम ही नहीं ले पा रहे हो स्टैंड, तुम तो खुद लीडर हो, हम तुम्हारे दम पर कोई फैसला ले लें और तुम हमें बीच में खड़ा छोड़ जाओ। यह स्थिति पुतिन के साथ हुई है, क्योंकि पुतिन ने तीन तीन देशों को बीच में छोड़ दिया है। और इसी कारण से लगातार सवाल बन रहे हैं कि ट्रंप ने पूरी दुनिया को यूनिपोलर बना दिया है, या तो माई वे और अदरवाइज नो वे। अमेरिका अब वो सुप्रीम पावर बनकर निकला है जिसके सामने कोई देश कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। सबको दिख रहा है कि संप्रभुता का उल्लंघन हो रहा है, सबको दिख रहा है कि एक वर्ल्ड लीडर को उठा दिया गया है। यदि ये स्थितियां रूस के मजबूत होने के समय रही होती तो शायद ये स्थितियां बनती ही नहीं। रूस का मजबूत होना होता, या दुनिया में कोई भी एक देश, चाहे वो भारत ही होता, लेकिन वो शक्तिशाली स्थिति में होता, ट्रेड के अंदर वो किसी भी प्रकार से नेगोशिएटिंग मुद्रा में होता, तो वो निश्चित ही इस स्थिति को रोक सकता था। लेकिन साथियों, मोनोपोली ताकत में कितनी खतरनाक होती है, या एब्सोल्यूट पावर जो हेजिमनी तक पहुंचती है, वो कैसी होती है, दुनिया ने वो देखा। रशिया ने कंडेम किया। रशिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का स्टेटमेंट आया कि साहब ये गलत है, हम इसकी बहुत भत्सरना करते हैं। इस बात को लेकर के इन्होंने अपनी तरफ से लेटर भी जारी किया। प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने डीपेस्ट कंडोलेंसेस प्रेसिडेंट ऑफ ईरान को भेजे कि साहब ये जो आपके यहां पर सुप्रीम लीडर के साथ हुआ, मेरी सिंसियर सिंपैथी है उनके परिवारजनों के साथ। सर, आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए थी, चाहिए था कि अब तक तो आप अपना S-400 500 लेकर पहुंच जाते और न्यूक्लियर बम तैनात कर देते, तब जाकर के दुनिया में युद्ध रुकते, ताकत को ताकत रोकती। लेकिन आपने वो स्टैंड नहीं लिया। खैर, इन्होंने अपने स्तर पर फोन पर बातचीत की है। इसी बीच में यूएस ने, मतलब ये रशिया जो है, ये लगातार टेलीफोनिक बातचीतों में ही बिजी है। यूएई के साथ भी इन लोगों की बातचीत चल रही है कि भैया बहुत बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ, मतलब समझ नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर के पुतिन का मामला खत्म। ऐसे में इनके ना सपोर्ट करने के रीजन में सबसे बड़ा कारण कि साहब वो यूक्रेन से युद्ध कर तो रहा है, वो खुद की समेट ले वही बहुत है। फिर वो अमेरिका को साधने में जुटा है, उसके एसेट फ्रीज हो रखे हैं, वो छूट जाएं वही बहुत सही रहेगा।
इजराइल के साथ भी अपने व्यवहार भाई साहब खराब नहीं करना चाहते। जो भी हो, कुल मिलाकर के पुतिन का सक्षम ना रहना दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर आया है। खैर, इनके बीच में चाहे जो भी हो, लेकिन दुनिया ने अब इन्हें पावरहीन और इन्हें अत्यधिक पावरफुल होता देख लिया है। इस बीच में जो भी है, रूस से आगे बढ़ते हुए, हम अगला नंबर रूस का हो इसके बारे में बढ़ते हुए अब हम शी जिनपिंग की यात्रा करते हैं, चीन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, दुनिया में जब ईरान पर पाबंदियां लग रही थी, जब ईरान के ऊपर कहा जा रहा था कि तुम अपना तेल नहीं बेच पाओगे, तब चाइना बाहर निकल कर आया और इसने 25 साल के लिए $400 बिलियन की डील की और कहा कि ईरान पर जिसको प्रतिबंध लगाने हैं लगाओ, मैं ईरान से तेल खरीदूंगा। आज भी ईरान का सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला अगर कोई देश था, भारत रुक गया, लेकिन चाइना लगातार ईरान से तेल खरीदता रहा। 25 साल का कॉपरेशन 2021 में इन्होंने साइन किया। अब 2026 के अंदर भी अगर डेटा देखें तो आप पाएंगे कि चाइना ईरानी ऑयल पर बहुत ज्यादा निर्भर करता था। मतलब ऑयल एक्सपोर्ट जो चाइना को होता था वो प्रतिदिन 1.38 मिलियन पर डे होता था। आप सोचकर देखिए कि मतलब चाइना जो है वो मोर देन 80% ईरान का जो तेल है जो समुद्र के माध्यम से बिक रहा था वो चाइना जा रहा था। इसका मतलब यह समझा जाए कि चाइना आज भी ईरान से तेल खरीदकर उसे यह विश्वास दिला रहा था कि हमें अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई डर नहीं है। ईरान चाइना रशिया होल्ड नेवल ड्रिल इन नॉर्थ इंडियन सी, यह थोड़े दिन पहले भी हुआ और कुछ दिनों पहले भी हुआ। अभी एक खबर और निकल कर आई थी जब चाइना ने ईरान में अपने ड्रोन भेजे कि साहब हमारे ड्रोन का आप प्रैक्टिस करिए, लेकिन ये सारी बातें रखी रह गई। सारे की सारे वो हथियार जो कभी चाइना ने ईरान को दिए थे, HQ-9 करके जो हथियार था, जो कि S-400 जैसा था, वो फेल मार गया और ईरान के अंदर इनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से चाइनीज सपोर्ट सिस्टम, अमेरिकी सपोर्ट सिस्टम, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के सामने धराशायी हो गया। चाइना ने अपने ट्विटर हैंडल्स पर कड़ी निंदा की, बहुत तगड़ी निंदा की साहब। वो निंदा दूर तक पहुंची, ईरान तक पहुंची और उसमें उन्होंने कहा कि ये ईरान की सॉवरेनिटी के साथ और सिक्योरिटी के साथ उल्लंघन है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया, कोई थ्रेट नहीं दिया। और तो और रशिया और चाइना बैठकर बतिया रहे हैं कि यार वो खमनेई मर गया, क्या करें। बोले छोड़ो, जाना ही था, हो गया काम उनका। इस बीच में तमाम प्रश्न दुनियादारी के लोग पूछ रहे हैं कि साहब चाइना हटा, रशिया हटा, अब बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की कि साहब ये तो कुछ कर सकते थे। नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि कोई मुझे काउंट ही नहीं कर रहा है, जब मेरे संरक्षक लोग ही नहीं बोल रहे तो मैं क्या खड़ा रहूंगा। वो बेचारा अपने आप में अलग खड़ा है। बात करी जाए भारत की, दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाला भारत, डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस। मार्क कार्नी भारत की यात्रा पर हैं, हमने उनके सामने भी यही कहा कि जो सिचुएशन मिडिल ईस्ट में बन रही है उसमें हम शांति की अपील करते हैं। भारत से उम्मीद की जाती थी, क्योंकि ईरान के साथ भारत की मित्रता रही है, ईरान हमारा प्रतिद्वंदी नहीं रहा। ऐसे में खमनेई के साथ जो भी हुआ उस पर भारत की तरफ से अब तक कोई भी कंडोलेंस मैसेज नहीं गया। हमारे मैसेजेस गए मिडिल ईस्ट में शांति के नाम पर, अपनों की सुरक्षा के नाम पर, जो हमारे लोग फंसे हैं उनके नाम पर। विदेश मंत्री के द्वारा तमाम प्रकार की बातें हुई हैं फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ में। इस क्षेत्र के जितने भी पावरफुल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री की CCS की बैठक हुई है। लेकिन हमारे देश में जिस तरह की प्रतिक्रियाएं शिया समुदाय के लोगों के द्वारा खमने के लिए दी गई हैं, भारत सरकार से अपेक्षा की जा रही थी कि एक देश का सुप्रीम लीडर, जिसको अमेरिका ने उस दौर में मार दिया जब शांति वार्ता चल रही थी, इजराइल ने उस दौर में मार दिया जब जेनेवा में ईरान के साथ बातचीत चल रही थी, युद्ध का बिना अनाउंसमेंट किए धोखे से जिसको मार दिया गया हो, बोले वो स्थिति भारत की तरफ से एक सांत्वना मैसेज की तरह ही बनती। भारत चुप क्यों रह गया, यह सवाल अब अपोजिशन भी पूछ रहा है। भारत के बारे में अपोजिशन का मतलब, भारत सरकार के रिएक्शन के बारे में अपोजिशन का कहना है कि इंडिया कभी इतना कमजोर नहीं दिखा। अपोजिशन ने भारत सरकार से सवाल उठाकर यही पूछा है कि ईरान के सर्वोच्च शिया धर्मगुरु खमनेई की इजराइल और अमेरिका के हाथों हत्या हुए 24 घंटे होने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार के मुंह से एक शब्द श्रद्धांजलि का नहीं निकला, ना ही इजराइल और अमेरिका की निंदा में निकला। हमारे हिंदुस्तान का नैतिक नेतृत्व क्या है, हमारा सभ्यता के मूल्य क्या है। भारत सरकार ने जो स्टैंड लिया हुआ है वो सुप्रीम लीडर के साथ कुछ हुआ है, हम उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। टेक्निकली वैसे ही जैसे हम खलीफा को रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। हमारे देश में लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अपोजिशन रिकॉग्नाइज कर रहा है। अपोजिशन की प्रतिक्रिया से ऐसा लगता है कि अगर अपोजिशन की सरकार रही होती तो ये शायद पहला ही मैसेज ये लिखते कि साहब गलत हुआ आपके साथ। कुछ इस तरह से प्रतिक्रियाएं चल रही हैं।
युद्ध के दौर में भारत का क्या स्टैंड हो, यह बड़ा सवाल है। भारत इजराइल के साथ खड़ा है, भारत नेतन्याहू के साथ मिलकर आया है, हेक्सागन बनाने की बात कर रहा है। इनके बीच में इस तरह की बातें होना कि भारत ने क्या ईरान को आइसोलेट छोड़ने का निर्णय कर लिया है, क्योंकि जिस नेतन्याहू के द्वारा यह कहा गया कि हम भारत के साथ मिलकर हेक्सागन बनाएंगे, उस हेक्सागन में ईरान के खिलाफ की मोर्चा खोलने की बात थी क्या? क्या भारत का यही पेशेंस टेस्ट चल रहा था क्या कि आप ईरान के खिलाफ चुप रहना, हम आपकी सुरक्षा के लिए आगे से आगे खड़े रहेंगे? कौन सी सुरक्षा? यदि कल को आपको पाकिस्तान के साथ जंग करनी पड़े तो हम आपके साथ रहेंगे। यह तो वक्त ही बताएगा। प्रधानमंत्री की इजरायली यात्रा के अगले दिन ही ईरान पर हमला होना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारत नेतन्याहू के साथ कोई ना कोई डील करके आया है। वो पब्लिक होगी नहीं होगी यह आने वाला समय बताएगा, क्योंकि इस तरह से भारत केवल जीसीसी कंट्रीज के साथ, जो कि अमेरिका के प्रो हैं, उनके साथ उनकी खुशामदीद पूछ रहा है और ईरान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा है। यह कहीं किसी स्ट्रेटजी का पार्ट तो नहीं? यह बड़ा सवाल है और इसी वजह से लगातार सवाल हो रहे हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। इन स्थितियों में भारत ने तो अपना स्टैंड पकड़ लिया, वो प्रो इजराइल हो गया, लेकिन बड़ा सवाल पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से सवाल इसलिए है, लेकिन वही वाली बात है कि हम करने वाले होते कौन है? हम वो करने वाले होते हैं जिन्हें कुछ दिनों पहले पाकिस्तानियों ने यह कहकर चिढ़ाया था कि हमने सऊदी अरब के साथ में ऑल वेदर फ्रेंडशिप कर ली है। अगर सऊदी के ऊपर हमला हुआ तो वो हमला पाकिस्तान पर माना जाएगा। आज पाकिस्तान कहां दुबक कर बैठ गया? सऊदी अरब के सऊदी अरामको के ऊपर ईरान का हमला हुआ। आप तो ईरान के बड़े मित्र थे, ना तो ईरान को रोक पाए और ना ही सऊदी के साथ खड़े हो पाए। पाकिस्तान की जो इस समय हालात हुए हैं, जो ओआईसी का संस्थापक देश, मतलब मुसलमानों के संगठन का संस्थापक देश बनने वाला पाकिस्तान, मुसलमानों की लड़ाई दुनिया में लड़ने वाला पाकिस्तान, आज मुसलमानों के ही आपस में लड़ने में दुबक कर कहीं बैठा है, कुछ नहीं प्रतिक्रिया दे पा रहा है। यह समझने में आता है कि इनका गरजना और इनका बरसना बहुत अलग है। पाकिस्तान में अमेरिकी विरोध में जो एम्बेसी के ऊपर जनता आ रखी है, उनको मरवा रही है पाकिस्तान सरकार। 22 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, इस तरह की रिपोर्ट निकल कर आ रही है। और तो और सऊदी के प्रिंस के साथ इनका जो डील था वो भी कहीं होता दिख नहीं रहा है। पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ भी कोई मोर्चा नहीं खोला है। कुल जमा अर्थ यह है कि हालात इतने ज्यादा बिगड़े हैं कि इस वैश्विक स्थिति में कौन किसके साथ है क्लेम ही नहीं कर सकते। जो सबसे बड़ा सच है वो ये है कि दुनिया ने अमेरिका को सुप्रीम पावर मान लिया है। उसके सामने कोई देश कोई भी रुख लेने की स्थिति में नहीं है। चाहे अपोजिशन सत्ता पक्ष को कितना भी उकसाए, लेकिन सत्ता पक्ष ये समझ गया है कि इसके खिलाफ बोलना मतलब आने वाले समय में मुसीबत मोल लेना। दुनिया का कोई देश, फ्रांस भी अपनी प्रतिक्रिया में यही कह रहा है कि इसके बारे में यूएन में चर्चा की जा सकती थी, लेकिन अपोजिशन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। कुल मिलाकर के इस समय ट्रंप ही सर्वे सर्वा है और दुनिया को ग्लोबलाइजेशन का ये साइड इफेक्ट देखना था, जो आपके सामने इस युद्ध के रूप में देखने को मिला है। इन सबके बीच में भारत की प्रतिक्रिया उन देशों के साथ सांत्वना की है जिन पर हमले हुए हैं, वो भी ईरान की तरफ से। पता नहीं इसे आने वाला समय कैसे लेगा, लेकिन स्थिति बड़ी ही असमंजस की है। यूएन पूरी तरह पंगु है, हर देश अपने हित बचाने में जुटा है और अमेरिका महाविनाशक बनकर दुनिया को थ्रेट किए जा रहा है। बाकी जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाए जाएंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जहां तक बात हो हमारे एआई कोर्सेज की, जिसमें क्लॉड का जिक्र हमने किया है, समझाने में हमने ये नहीं सिखाया है कि पेंटागन ने हमला कैसे किया। हमने बताया है क्लॉड क्या है, कैसे काम करता है, आप उसे कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। आपका समय शुभ रहे, धन्यवाद।